बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है बाल एंड बाउल सिस्टम। ठीक है, बाल एंड बाउल सिस्टम। इसमें क्या है कि आप एक बाउल लेके ना उसके अंदर बॉल को रखें, ठीक है, और वहां से उसकी मोशन को स्टडी करेंगे, उसकी मोशन होती कैसे है। कहता है कि मोशन ऑफ बॉल इन अ सेमी सर्कुलर बाउल व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये भी क्या है, बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एग्जांपल है। इसमें क्या कहता है कि सबसे पहले जो बॉल होती है वो पॉइंट ओ पे होती है, अपने लोएस्ट पॉइंट पे, बॉटम पे। यानी जब आप बॉल को बाउल के अंदर रखेंगे तो जाहिर बात है कि वो सबसे उसके बॉटम वाली जगह जो है वहां पे होगी, दरमियान में, यानी ठीक है। और कहाँ पे होगी, रेस्ट करनी होगी। कहता है कि जब आप उस बॉल के ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं, इट डाउनवर्ड्स एक्टिंग वेट। द बॉल इज इक्विलिब्रियम पोजीशन एज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इट डाउनवर्ड्स एक्टिंग वेट। जब आप बॉल के ऊपर कोई जो है ना नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो बॉल जारी बात है अपनी असल कंडीशन में ही है और वो वहां पे ही रहेगी। ठीक है, क्या कहता है कि जब आप इसको बॉल को आपने बाउल में रखा हुआ है और बाउल में रखने के बाद सारी बात है, ये कॉमन सी बात है कि बॉल जो है वो हमेशा बॉटम पे ही रहेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आप जब उसके अंदर, जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, जब तक कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉल क्या कहेगी, रेस्ट कंडीशन में ही रहेगी। कहता है कि इस बैलेंस अपवर्ड नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द बाउल। क्या कहता है कि जब आप इस बैलेंस बाय अपवर्ड फोर्स ऑन द, जो बाउल पे फिर जो ऊपर की तरफ से फोर्स लग रही होगी, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, आप क्या करें कि आप बॉल को उसके एज ए पे लेके, मतलब बॉल को थोड़ा सा रोटेट करें तो वो बॉल की तरफ आ जाएगी, पॉइंट ए की तरफ आ जाएगी। ठीक है, एंड बॉल देन रिलीज, तो इसको छोड़ेंगे तो इट विल स्टार्ट मूव टुवर्ड पॉइंट ओ अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स टू द ग्रेविटी। तो ये जारी बात है, ये किस तरफ मूव करेगी, एक्शन ऑफ ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से पॉइंट की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, अपने पॉइंट की तरफ। During its downward motion from high to point A, lowest point of the wall, the kinetic energy of the changes into kinetic energy। अच्छा, क्या कहता है कि जैसे इसकी जो डाउनवर्ड मोशन होगी हाईएस्ट पॉइंट से जब ये लोएस्ट पॉइंट की तरफ आएगी तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो द बॉल विल नॉट स्टॉप एट पॉइंट और ड्यू टू इनर्शिया इट विल कंटिन्यू टू मूव ऑन द अदर एज बी एंड डिक्रीज वेलोसिटी। तो क्या होगा कि बॉल जो है वो एक पॉइंट पे आके कभी भी नहीं रुकेगी, ठीक है ना, वहां पे उसके अंदर कुछ इनर्शिया होगा जिसकी वजह से मूव करके पॉइंट बी की तरफ चली जाएगी। ठीक है, और वहां पे उसकी आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी क्या होती जाएगी, जीरो होती जाएगी। At point B, its velocity becomes zero and will stop again. Restoring force will put backward to the O and point A inertia and so on। तो फिर क्या कहता है कि जब आप इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो आप उसके अंदर जो अगेन रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसको किसकी तरफ लेके जाएगी, पॉइंट ओ की तरफ। ओ से किसकी तरफ जाएगी, ए की तरफ, एंड इसी तरह मूव करती रहेगी। जैसे हम स्विंग की एग्जांपल देते हैं, झूले की, झूला आगे पीछे कर चलता रहता है उस वक्त तक जब तक उसके अंदर से नेट फोर्स खत्म नहीं हो जाती। This to and from motion of ball will continue under the action of restoring force due to gravity and inertia until all its energy lost due to friction। तो क्या कहता है, ये जो टू एंड फ्रो मोशन होती है बॉल की, टू एंड फ्रो मोशन कौन सी होती है, ये जो आगे पीछे वाली होती है। ठीक है, जैसे अपनी फिक्स जगह पे होती है, आ जाती है वापस। फिर अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से होता है, एक तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, दूसरा इनर्शिया की वजह से, तीसरा इसमें क्या होती है, ग्रेविटी भी अट्रैक्ट कर रही होती है इसको। ठीक है, ये था बॉल एंड बाउल सिस्टम। सिंपल इसमें आपने क्या स्टडी किया है कि एक आपने बाउल लिया, ठीक है, बाउल के अंदर आपने क्या रखी है, बॉल रखी है। जब आपने उसके अंदर बॉल रखी है तो बॉल स्टार्ट में बॉटम में थी, जारी बात है उसके दरमियान में जो जगह होगी वो होगी। दरमियान वाली जगह को आपने ओ का नाम दे दिया, एक पॉइंट पे आपने ए का नाम दिया, दूसरे को बी का नाम दिया। स्टार्ट में जब आपने कोई फोर्स नहीं लगाई, बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में जैसे पॉइंट ओ पे थी। ठीक है, इसके बाद जब आपने थोड़ा सा बॉल को मूव किया तो बॉल ने क्या किया कि वहां से मूव करके पॉइंट ए की तरफ चली गई है। ठीक है, जब ए की तरफ गई है तो वहां पे उसके अंदर क्या था, कुछ काइनेटिक एनर्जी जो थी इसकी, वो पोटेंशियल एनर्जी थी, किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो बॉल वापस क्या करके मूव करके आगे पॉइंट ओ पे, ओ से स्टॉप नहीं हुई, मतलब ओ पे आके रुक नहीं गई, ओ से वापस किधर चली, ए पे। ए पे ये कि उसके अंदर कुछ इनर्शिया था। ठीक है, इनर्शिया की वजह से वो कंटिन्यूसली क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, ओ से ए की तरफ, ओ से ओ की तरफ, ओ से वापस बी की तरफ। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहा है। तो ये क्या हो गया, बॉल एंड बाउल सिस्टम। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। कहता है आइडियल सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये इसको डिस्प्लेस करें जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो एक मस्ट कीप वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ इंडेफिनिटली अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स विद अ कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम एंड एम्पलीट्यूड। कहता है कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एक सिस्टम है उसको आप डिस्प्लेस करें अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है,
मतलब जब वो रेस्ट कंडीशन में हो आप उसको हिला दें, ठीक है। जैसे अभी आपने स्विंग की एग्जांपल पढ़ी थी, फिर वो पेंडुलम की पढ़ी थी, अभी आपने बॉल एंड बाउल सिस्टम की एग्जांपल पढ़ी है। इसका कहता है कि पहले अगर ये रेस्ट कंडीशन में हो, लेकिन जब आप इनको हिला देते हैं थोड़ा सा, मस्ट कीप वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ, तो इसकी वजह से टू एंड फ्रो मोशन प्रोड्यूस हो जाती है इसमें, ठीक है। और ये होती किसकी वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और उसके क्या होता है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम और एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस द but in actual practice but in actual practice this does not happen as so resistive force come to play and distort its motion। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो हमने इसकी फोर्स लगाई होती है, हम जो फोर्स लगाते हैं इसकी वजह से इसको कुछ ना कुछ रेजिस्टिव फोर्स भी इसको फेस करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ ऐसी मोशन जो होती है जो इसको डिस्टर्ब करती है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी मोशन होती है जो इसको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। दस एम्पलीट्यूड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बिकम progressively smaller and smaller and its energy is lowest to overcome these fractional forces। तो यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता जो इस फोर्स इसको रोक रही होती है, जिसकी वजह से प्रोग्रेसिवली स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उसकी एनर्जी बिल्कुल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। दिस रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड एंड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो यही जो एनर्जी होती है, जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, मतलब कि जिसकी वजह से बॉडी पहले क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, उसकी वजह से जो उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन आई है, मतलब बॉडी अपनी एक जगह से मूव करके दूसरी जगह गई है, उसको जिस फोर्स को फेस करना पड़ा, रेजिस्टिव फोर्स को फेस करना पड़ा है, वो ही बेसिकली क्या थी, डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है। मतलब कि जब आप बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं, मूव करवाने के बाद बॉडी में कुछ फ्रिक्शंस प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब कुछ रुकावटें आ जाती है। जो रुकावटें होती है वो बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं, क्या नाम है, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाती हैं। रुकावटें बेसिकली क्या कहलाती हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाती हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। कि किसी भी सिस्टम में जो रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस है, मतलब रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी है, वो बेसिकली क्या कहलाती है, ऑसिलेशन। क्या कहलाती है, ऑसिलेशन, ठीक है। although damping cause loss of energy but some damping is initially used। कहता है कि बास्ट टाइम क्या होता है कि जो होती है डैम्पिंग होती है, इससे एनर्जी का बहुत नुकसान होता है। यूज टू डिक्रीज द एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन ओवर टाइम। तो बाज़ दफ़ा ये किस लिए भी इस्तेमाल की जाती है कि इससे आप तो टाइम को कम कर सकें या फिर आपकी एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशन को आप क्या कर सकें, कम कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डैम्पिंग अ स्प्रिंग बैलेंस प्रोवाइड मोर एक्यूरेट रिजल्ट। तो कहता है कि अगर स्प्रिंग की स्प्रिंग बैलेंस है उसका, उसकी वजह से आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकता है। कार सस्पेंशन और डैम्पिंग में यूजिंग शॉक ऑब्जर्वर टू स्टॉप देम फ्रॉम द बाउंसिंग ऑफ लॉन्ग टाइम एट इट पासेस ओवर द बम्प। अंदर तक कहता है बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कार को स्पीड में चल रही होती है, उसमें भी शॉक्स लगे हुए होते हैं, अचानक ब्रेक लगाने की वजह से जो ऊपर नीचे जैसे होती है ना कार, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये भी किसकी वजह से होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन की वजह से। ड्रमर यूज एक्स्ट्रा डैम्पिंग पैड टू कंट्रोल द लाउडनेस। और ये जो ड्रमर्स होते हैं, जो बीट वगैरह, ये जो ढोल वगैरह बजा रहे थे, ये भी क्या करते हैं, डैम्पिंग पैड यूज करते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड के लिए, ताकि इसमें से क्लियर आवाज क्या सके, आ सके। और ये भी किसकी एग्जांपल है, डैम्प्ड ऑसिलेशन की, ठीक है। क्लियर है डैम्प्ड ऑसिलेशन? डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, आप किसी भी सिस्टम में सिंपल हार्मोन, किसी भी सिस्टम में जब आप कोई मोशन प्रोड्यूस करवाते हैं तो उसमें रेजिस्टिव फोर्स आ जाती है, यानी कुछ रुकावट आ जाती है, वो रुकावट ही बेसिकली क्या कहलाती है, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। आगे है वेव मोशन। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, वेव मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेव मोशन। वेव मोशन क्या कहता है कि जब आप किसी स्टोन को एक पाउंड में, मतलब तालाब में फेंकते हैं, तो क्या होता है, उसकी वजह से कुछ वेव्स बन जाती हैं, ठीक है। कुछ ये सर्कल, सेमी सर्कल वेव्स बनती हैं कुछ सर्कल के फॉर्म में। तो बाय गेनिंग द एनर्जी फ्रॉम स्टोन वाटर मॉलिक्यूल नियर द स्टोन आर टेम्परेरी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर मीन पोजीशन स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन। होता किसकी वजह से है, ये बेसिकली क्यों होता है या कैसे होता है कि जैसे ही आप स्टोन फेंकते हैं तो इसकी जो एनर्जी होती है स्टोन की, वो अपनी जगह से क्या करती है, मूव करना शुरू कर देती है। स्टोन की जो एनर्जी होती है वो अपनी जगह से क्या करना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। अप एंड डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होती है, वेव्स बनना शुरू हो जाती है। यही जो वेव्स होती हैं ये ट्रांसफर करती हैं एनर्जी को एक मालिक्यूल को दूसरे मालिक्यूल से, ठीक है। एनर्जी के एक मालिक्यूल को दूसरे मालिक्यूल से, सो ऑन। इस तरह क्या होता है कि पहले एक मालिक्यूल में कन्वर्ट होती है, इससे दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ठीक है। इन दिस वे ऑल वाटर मालिक्यूल्स on the surface of pond start vibrating and give rise to water wave
waves spreading outward in the form of circular ripples. इसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं पाउंड में वो स्टार्ट क्या वाइब्रेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इनकी वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है कि पहले मॉलिक्यूल से दूसरे में जाती है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। इनकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता सारे मॉलिक्यूल में क्या होना शुरू हो जाती है, कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इस तरह आपका फिर जो पाउंड होता है उसके करीब जो है ना एक सर्कल बन जाता है वेव्स का। तो अगर कहता है कि अगर वो जो आपकी वेव्स बन रही हैं उसमें आप क्या कर दें, एक पीस ऑफ वुड डाल दें, पीस ऑफ वुड उन रिपल्स में, वो जो सर्कल्स बन रहे होते हैं, तो क्या होगा कि आपकी जो वुड है या जो भी आप चीज डालते पीस, आपने वो क्या ऑब्जर्व करेंगे, वो अप एंड डाउन मूव करेगा, सिंक नहीं करेगा, डूबेगा नहीं उसमें, क्या करेगा ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देगा। हाउ डज नॉट मूव अलोंग द वेव्स, लेकिन मूव्स के वेव्स के साथ बहना नहीं शुरू करेगा, बस उस सर्कल में क्या करेगा, ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देगा। दिस एनर्जी अपवर एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द वुड इज ड्यू टू एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द पासिंग अंडर इट। ये उसको एनर्जी किसकी वजह से मिल रही होगी, जो आपकी जो वेव्स है ना उसमें जो एक वेव में एनर्जी है वो दूसरे में ट्रांसफर कर रही होगी, दूसरी तीसरी वेव में। तो इसकी वजह से वो क्या करेगी, डूबेगी नहीं बल्कि ऊपर नीचे मूव करती रहेगी। सिमिलरली व्हेन अ फ्री एंड ऑफ रोप इज मूव्ड अप एंड डाउन, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द हैंड डिस्टर्ब द पार्टिकल। तो इसी तरह क्या करता है कि जब आप इस रस्सी के एक सिरे को पकड़कर तो आप क्या करते हैं कि इसको मूव करते हैं, तो वो जो एंड तक है ना बिल्कुल एंड तक चला जाता है वहां तक। इसकी वजह से, किसकी वजह से, कि जो आपके हाथ के पास जो रस्सी के मॉलिक्यूल से आपने उनको मूव किया, उसने एनर्जी फौरन सेकंड को ट्रांसफर की, सेकंड एंड थर्ड को, एंड सो ऑन। इस तरह क्या हुआ कि ये प्रोसेस कंटिन्यू हो गया बिल्कुल एंड तक, यहाँ तक कि वो रस्सी के आखिरी सिरे तक पहुंच गया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में क्या है कि वेव मोशन इज वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस थ्रू अ मीडियम इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द पॉइंट्स। कहता है कि वेव मोशन बेसिकली क्या, वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब कर देता है, उसके मॉलिक्यूल्स को हिला देता है ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम। लेकिन इसके लिए उसको मीडियम की जरूर होती है, मतलब उसको एक जगह से पास करने के लिए दूसरी जगह पे जाने के लिए जरूरत पड़ती है। इन विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसमें क्या होता है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन देम, जबकि इनके पॉइंट के दरमियान कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, ठीक है। फिर भी क्या होती है, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वेव मोशन कैन ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर फ्रॉम वन पॉइंट। बेसिकली मतलब ये है कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वेव मोशन जो होती है उसमें एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है एक मैटर से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, मतलब मैटर को ट्रांसफर नहीं करना पड़ता। जैसे अभी मैंने आपको रोप की एग्जांपल दी है कि आपके जब उसको जर्क देते हैं तो जो आपके हाथ के पास मॉलिक्यूल होते हैं सिर्फ उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और वही वाइब्रेशन आगे एक मॉलिक्यूल से दूसरे में जाती है, आपको उसका दूसरा सिरा पकड़ के उसको मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो मॉलिक्यूल खुद अपनी एनर्जी क्या करते रहते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। अब जो आपने वेव मोशन पढ़ा इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वेव मोशन इज पीरियाडिक डिस्टर्बेंस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहता है कि जो जो वेव मोशन है, वेव मोशन इज अ पीरियाडिक डिस्टर्बेंस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। कहता है कि जो आपकी वेव मोशन है जब इसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से, किस मीडियम में, कि जब आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। मीडियम में क्या करते हैं, जब कोई आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका पीरियड क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। सेकंड क्या है कि इफ वेव मोशन द पार्टिकल ऑफ मीडियम डू नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन पासिंग ऑन एनर्जी दे पोजेसिस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। तो वही बात आ गई कि जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के वो क्या करते हैं, मीडियम मूव नहीं करता, पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है। मीडियम एक ही जगह पे रहता है, वो वहीं फिक्स रहता है, वो मूव नहीं करता। दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन एंड पासिंग एनर्जी। अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि मॉलिक्यूल क्या होता है कि एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे चला जाए, ऐसे नहीं होता। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी जगह पे ही मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं, अप एंड डाउन, लेफ्ट और राइट मूव करते हैं, ठीक है। तो उनकी वाइब्रेशन की वजह से एक एनर्जी से दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये नहीं होता कि जो मॉलिक्यूल आपके हाथ के पास है वो मूव करके वो एंड पे चला जाए, ऐसे नहीं होता। मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे ही रहते हैं, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की वजह से ट्रांसफर होते हैं, पहले से दूसरे में ट्रांसफर होगा, दूसरे से तीसरे में। मॉलिक्यूल्स मूव करके एंड तक नहीं जाएंगे, ठीक है। ये पार्टिकल से पार्टिकल में ट्रांसफर होता है। वेव ट्रेवल आर एट द स्पीड सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो मतलब कि जो पहले की स्पीड होती है इसी तरह क्या होती है, इसकी स्पीड क्या होती है, सेम होती है, हर डायरेक्शन में चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। वेव मोशन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफर मैटर, और वही वाली बात वापस आ गई है कि विदाउट मैटर के ट्रांसफर किए ये क्या कर देते हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर। आगे आपके टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेव्स। कौन सा है?
types of waves. कहता है कि on the basis of mode of production waves are classified into two. दो है waves, कौन कौन सी, एक electromagnetic waves और दूसरी कौन सी है mechanical waves. electrical waves कौन सी होती हैं, वो वाली waves जिनको अपनी क्या नाम है इसके waves which do not require medium for their propagation, अपनी propagation के लिए इन्हें किसी medium की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऐसे ही ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, जैसे एक्सरे, टेलीविजन, ये सब जो होती है. और मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, which need do not require which require medium for their propagation, लेकिन इनको अपने प्रोडक्शन और प्रोपगेशन के लिए किसी जरिए की जरूरत पड़ती है, जैसे वाटर एंड स्टीम सर्व एज अ मीडियम, सच वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स. ऐसी जो क्या है, जैसे ये वाटर है, तो वाटर क्या है, अब किसी चीज में से पानी गुजरने के लिए काफी इसको किसी मीडियम की जरूरत होगी ना, तो उसमें से क्या करेगा, पानी मूव करेगा, ठीक है. ये आपकी क्या होगी, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये किसकी थी, टाइप्स थी. अब मैकेनिकल वेव्स की आगे दो मजीद टाइप्स हैं, ठीक है. पहली कौन सी है, ट्रांसफर वेव्स. पहली कौन सी है, ट्रांसफर वेव्स. कहते हैं टाइप ऑफ वेव्स इन विच वाइब्रेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स, के जो ऐसी टाइप वेव की या ऐसी किस्म जिसमें वाइब्रेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स, के इसमें ऐसी वाइब्रेशन होती है कि जो हर मीडियम का पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलरली मूव करता है अपनी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स के, ठीक है. हर पार्टिकल का इंडिविजुअल पार्टिकल जो होता है इसमें मीडियम का, वो क्या करता है, अपनी डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली मूव करता है, ठीक है. ये है ट्रांसफर वेव्स. इसमें क्या कहते हैं कि अगर आपके पास क्या है कि एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द मोशन हैंड विल स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड स्लिंकिंग द फ्रॉम वेव इंडिविजुअल कॉइल ऑफ द स्लिंक विल बी डिस्प्लेस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अल्टरनेटिव व्हेन वी हैव पास थ्रू कॉइल्स. तो क्या कहता है कि आप एक स्लिंग को ले लें, इसको स्ट्रेच करें, ठीक है, ये जैसे स्प्रिंग बना जो होते हैं इसी तरह के होते हैं, ये भी ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन अ फिक्स, इसको फिक्स कर दें एंड वाइब्रेट लेफ्ट, तो एक सिरे को पकड़ के इसको खींचना शुरू कर दे, ठीक है. तो इससे क्या होगा कि वही रोप वाली एग्जांपल जैसे उन्होंने पीछे दी थी, वही इसकी भी एग्जांपल है कि मॉलिक्यूल्स क्या करना शुरू कर देंगे, नेक्स्ट में मूव करना शुरू कर देंगे, मतलब पहले सिरे से लेके आखिरी सिरे तक ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है. आगे क्या कहता है, द पार्ट ऑफ ट्रांसफर वेव्स वेयर द पार्टिकल द मीडियम आर अबव द नॉर्मल पोजीशन कॉल्ड क्रस्ट. अच्छा, इसमें एक चीज है कि जब आपकी वेव्स जो होती हैं ये क्या नाम है, आपकी जो वेव्स होती हैं ये जब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, मतलब मीडियम से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, क्रस्ट, और उसके दरमियान से जो हिस्सा नीचे वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रफ, ठीक है. ये दो मेन चीजें इसकी कौन कौन सी, कि द पार्ट ऑफ ट्रांसफर वेव वेयर द पार्टिकुलर मीडियम आर अबव द नॉर्मल पोजीशन, के अपनी नॉर्मल पोजीशन से जब ये ज्यादा होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, क्रस्ट कहलाते हैं, और जबकि ये नॉर्मल पोजीशन से नीचे आ जाएं तो ये क्या कहलाते हैं, ट्रफ कहलाते हैं, ठीक है. और डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, और दो कंजेक्टिव क्रस्ट ट्रफ के दरमियान, ये क्रस्ट ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं. क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं. किसी दो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है. आगे आपके पास आती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. कौन सी वेव्स, longitudinal waves. Longitudinal waves कौन सी होती हैं, the type of wave in which the particle of medium vibrate parallel to the direction of propagation of wave are called longitudinal waves. के टाइप्स, वो वेव्स की वो किस्म या वो टाइप्स जिसमें जो मीडियम होता है वो हमने पीछे कहा था ट्रांसफर रेज में कि पैरेलल परपेंडिकुलर मूव करती है, इसमें कैसे मूव करती हैं, पैरेलल मूव करती है, ठीक है. उससे परपेंडिकुलर मूव कर रही थी, इसमें कैसे मूव करती हैं, पैरेलल मूव करती हैं. जैसे आपको कहता है कि वी कैन आल्सो प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स स्ट्रेच स्लिंगिंग हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस वन एंड नाउ गिव अ रेगुलर पुश टू पुल एंड फ्री द स्लिंग डायरेक्शन ऑफ द लेंथ एनर्जी फ्रॉम विल स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड फिक्स्ड. अच्छा, जैसे इसने पीछे वाले की एग्जांपल दी थी वैसे इसने इसमें भी एग्जांपल ली है. फर्क सिर्फ इसका है, ये है कि वहां पे उसने जब स्प्रिंग को पकड़ के खींचा था उसने ऐसे इसको जैक दिया था, जैसे ही हम रोप को देते हैं तो वैसे हमने कहा था परपेंडिकुलर मूव करती है. यहाँ पे उसने क्या किया, स्प्रिंग को खींचा, स्ट्रेच किया उसको, ठीक है, उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हिला के, तो फिर वापस क्या किया कि जब उसको मूव किया तो छोड़ा, तो इसका मतलब कि वो बराबर जब अपनी पोजीशन पे आ गया, इसका मतलब इसकी पोजीशन कैसी थी, पैरेलल थी. कैसी थी, पैरेलल, ठीक है. And as the coil slinky vibrate parallel to the propagation so along longitudinal wave when the coil slinky vibrating longitudinal waves. तो इसमें क्या हुआ था, चला कि जिस तरह आपने पीछे वाली एग्जांपल में पढ़ा था कि जब
आपने उसको जैक किया तो वो अप एंड डाउन मूव किया, जिससे हमें पता चला कि उसमें परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, ठीक है। अब इसमें जब आपने बात की तो इसमें आपने कहा कि स्प्रिंग को स्ट्रेच करके आपने खींचा है, तो जब छोड़ा तो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आए, जो पैरेलल कंडीशन होगी, ठीक है। देयर आर द रीजन वेयर कॉइल्स आर प्रेस्ड टुगेदर कॉल्ड कंप्रेशन, there are the region where coils are pressed together called compression and other region where the separate called rarefaction। अब इसमें दो मेन चीजें कि ऐसा जब वाइब्रेटिंग बॉडी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो रीजन होता है जहाँ पे जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, ठीक है, प्रेस तो होता है, प्रोसेस कहलाता है कंप्रेशन, ठीक है। और जब हम उनको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो वो पार्ट क्या कहलाता है, रेयरफ्रैक्शन। क्या कहलाता है, रेयरफ्रैक्शन। क्लियर, ठीक है। आगे आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पैरामीटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पैरामीटर्स, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि आप इसमें कुछ क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक है वेवलेंथ है, दूसरा एम्पलीट्यूड है, साइकिल है, कंप्रेशन है, रेयर फ्रैक्शन है। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हम इसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। वेवलेंथ है तो वेवलेंथ की डेफिनेशन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है ना। कि जो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का जो रास्ता होगा या दरमियान का जो फासला होगा उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। अब वेवलेंथ भी दो तरह की होती है, एक कंसेक्टिव होती है, दूसरी रेयरफ्रैक्शन होती है। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ी है कि क्या कहता है कि ट्रफ इन केस ऑफ ट्रांसफर वे द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन इन कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एंड वेवलेंथ। तो कहता है क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, कंप्रेशन कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए, तो वो क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। आगे है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि व्हेन अ वेव पास थ्रू मीडियम द पार्टिकल ऑफ मीडियम गेट डिस्प्लेस्ड टेम्परेरी फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है कि जब कोई वेव किसी मीडियम से गुजरती है तो वो वहां के पार्टिकल्स को कुछ देर के लिए क्या करती है, डिस्टर्ब कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन, मतलब अपनी असली जगह से उनको हिला देती है। तो वो क्या है, एम्पलीट्यूड है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो जो पार्टिकल अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ के दूसरी जगह पे मूव करते हैं, तो उनका एक जगह से दूसरी जगह मूव करना जो डिस्टेंस है वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। क्या है एम्पलीट्यूड, कि जब कोई वेव किसी मीडियम से गुजरती है तो वो वहां के पार्टिकल्स को क्या करती है, डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। डिस्टर्ब करने की वजह से जब पार्टिकल एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे जाते हैं तो दरमियान जो फासला आता है उस फासले को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। क्लियर। आगे है साइकिल। अ क्रस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ टुगेदर टू फॉर्म अ साइकिल व्हिच इज आल्सो इक्वल टू अ वेवलेंथ। वही वाली बात है कि जो वेवलेंथ है वही इसकी क्या कहलाती है, साइकिल भी कहलाता है। मतलब क्रस्ट और ट्रफ को मिला दिया जाए तो आपके पास क्या बन जाएगी, एक साइकिल बन जाएगा, ठीक है। कंप्रेशन क्या होता है कि इन लॉन्गिट्यूडनल वेव रीजन ऑफ हायर प्रेशर वेयर द पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर। कहता है कि वेव्स में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जब वेव्स देखी हुई है ना वेव्स कैसी होती है, ठीक है, इस फॉर्म में होती है ना वेव्स, ऐसे होती है ना वेव्स, ऐसे ऐसे। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट, सॉरी क्या कहते हैं इसको, हम कंप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन, ठीक है। और इसी तरह इन लंक्चर जो लोअर पार्ट होता है हम इसको क्या कहते हैं, रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेयर फ्रैक्शन। अपर पार्ट को क्या कहते हैं, कंप्रेशन, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, रेयर फ्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्या है, टाइम पीरियड। कहता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट वेव टू पास थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ मीडियम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम टाइम पीरियड है तो मतलब अपने नाम से ही जाहिर है कि किसी चीज के लिए स्पेसिफिक वक्त का होना, ठीक है। तो कहता है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट वेव टू पास थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ मीडियम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कि वो टाइम जहाँ पे वेव एक मीडियम के पास से गुजर जाए और उसका एक स्पेसिफिक टाइम हो, मतलब 1 मिनट और 1 सेकेंड हो, बस उस टाइम में वो वहां से क्या कर जाए, गुजर जाए, तो वो क्या कहलाता है, उसका टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट सेकेंड। अच्छा, अब टाइम आपके पास होना चाहिए 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में जितनी वेव्स गुजरेंगी वहां से वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पॉइंट इन 1 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में किसी भी पॉइंट से जितनी भी वेव्स गुजर जाए वो आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी। एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी। आगे है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इज अ सरफेस इन द पाथ ऑफ वेव over which all particles have same phase of vibration।
कहता है जो वेव फ्रंट है वो एक्चुअली क्या है, एक रास्ता है, ठीक है। वेव विच ऑल पार्टिकल हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, जिसमें तमाम पार्टिकल्स की सेम वाइब्रेशन होती है, ठीक है। मतलब जो पार्टिकल जिस रास्ते से गुजर रहे होते हैं ना, उनकी वाइब्रेशन सेम होती है, सब एक ही वाइब्रेशन से क्या कर रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं, ठीक है। velocity of wave क्या है कि the velocity of wave is distance travel in a unit time, mathematically v is equal to s divided by t। तो सिंपल क्या है कि आपकी वेग जब क्या करती है, किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है किसी भी यूनिट टाइम में, मतलब स्पेसिफिक टाइम में, तो वो आपके पास क्या कहता है, v is equal to s divided by t। अब इनने क्या कहा है, रिलेशन बनाया किस किस के दरमियान, वेलोसिटी के दरमियान, फ्रीक्वेंसी के दरमियान और वेवलेंथ के दरमियान, ठीक है। तो कहता है कि हमें पता है कि वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। सपोज अ वेव ट्रेवल डिस्टेंस लेमडा, ये किस चीज का साइन है, लेमडा, वेवलेंथ को शो करता है। जो डिस्टेंस के आगे वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है, लेमडा, जो किसको शो करता है, वेवलेंथ को, ठीक है। is equal time equal to its time period, then we can write as v is equal to lambda divided by t। lambda क्या होगी, वेवलेंथ होगी। अब 1/t को सेपरेट करके लिखा ताकि हम 1/t की जगह क्या पुट कर सकें, f, जो क्या है फ्रीक्वेंसी, f इज इक्वल टू 1/t। तो क्या आ गया, v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। ये हो गया आपके पास रिलेशन। नेक्स्ट आपके पास आता है demonstration of ripple of ripple prop demonstration of wave properties with a ripple tank। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव प्रॉपर्टीज विद द रिपल ट्रैक, इसमें आती है सबसे पहले आपके पास कि क्या कहता है कि आप एक ट्रे ले लें, ठीक है, जो रेक्टेंगल ट्रे हो और स्क्रीन भी हो। तो फिर आप वहाँ पे क्या करें कि वेरियस टाइप ऑफ वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय टैंक और बाय डिस्टर्बिंग वाटर इन अ डिफरेंट वेज। तो फिर आप क्या करें कि वेरियस टाइप्स ऑफ वेव्स उसमें प्रोड्यूस करवाएं, डिस्टर्ब करके वाटर को मुख्तलिफ तरीकों से, कभी मुख्तलिफ तरीकों से आप क्या करें कि वहाँ पे सर्कुलर डिस्टर्बेंस कैन बी प्रोड्यूस सिंपली बाय डिपिंग फिंगर। तो जब अगर आपको सर्कुलर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करनी है तो आप सिंपल क्या करें कि वाटर में अपनी फिंगर को डिप करें, ठीक है। और अगर आपको सर्कुलर बीट्स करनी है इन द वाटर तो वो तभी इसी तरह होगा। स्ट्रेट करने हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इस दिस इज स्ट्रेट पीरियोडिक वेव्स कैन बी जनरेटेड बाय डिपिंग स्ट्रेट रॉड। तो जब आपको स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस करनी है तो आप क्या करें, एक स्ट्रेट रॉड को उसके अंदर डिप कर दें, ठीक है। ये सब ऐसे प्रोसेसेस है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वेव्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। दीज ब्राइट एंड डार्क बैंड्स कैन बी ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो स्क्रीन उस पे लाइट और डार्क बैंड्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो लाइट एंड डार्क बैंड होंगे ये आपकी क्या करेंगे, वेव की रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, डायफ्रैक्शन को शो करेंगे कि बेसिकली इनकी वजह से वेव में प्रोड्यूस हो क्या रहा है। पहली आपके पास कौन सी है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। कौन सी है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। क्या कहता है कि व्हेन अ बाउंस बैक इन द फर्स्ट मीडियम दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या कहता है कि जब कोई वेव किसी एक मीडियम से ट्रेवल कर रही होती है, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, तो वो किसी और मीडियम की सरफेस पे गिर जाती है, इट में बाउंस मीडियम पे आ जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की, जब कोई वेव किसी एक मीडियम से ट्रेवल कर रही होती है तो ट्रेवल करते हुए किसी एक सरफेस से दूसरी सरफेस टकरा के अपनी फर्स्ट मीडियम पे वापस आ जाती है, तो ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहलाता है, ठीक है। वेव्स आर रिफ्लेक्टिव व्हेन एन ऑब्स्टिकल इज प्लेस्ड इन देयर पाथ। तो कहता है कि रेज रिफ्लेक्टेड होती कब है, जब इनके रास्ते में कोई रिफ्लेक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय प्लेसिंग अप एंड राइट सरफेस इन वाटर। तो कहता है कि रिपल टैंक में रिफ्लेक्शन को आप कैसे देख सकते हैं कि जब आप demonstrating by placing upright surface in the water, जब आप उसकी अपर सरफेस में वाटर को रखते हैं, the water was reflected backing back after striking surface। तो जैसे ही वाटर जो है इसकी सरफेस को स्ट्राइक बैक करेगा, if the surface is placed at the certain angle to the water wave, the whale will observe obey the law reflection। तो मतलब आपको इसमें आपने इस तरह करना है कि आपको उसका अक्स दूसरी तरफ नजर आए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा विद नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या हो गया, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये किस चीज को शो करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
दूसरी आपके पास जो टाइप है वो कौन सी है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। कौन सी, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। इसमें क्या कहता है कि द स्पीड ऑफ वेव डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, हर वेव्स की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है हर मीडियम के लिए। सारी पता है हर मीडियम में स्पीड अलग से, वेवलेंथ की स्पीड जो होती है वो अलग होती है। कहता है व्हेन द वेव इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है, जब वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है, तो दे बेंड अवे स्लाइटली फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, तो वो अपने असली पाथ से क्या हो जाती हैं, बेंड कर जाती हैं, मूव कर जाती हैं, दूसरी तरफ फिर जाती हैं। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन द स्पीड, किसकी वजह से, उनकी स्पीड की वजह से। ठीक है, फर्स्ट बेंडिंग ऑफ वेव्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो यही बेंडिंग ऑफ वेव्स क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, समझ आइए रिफ्रैक्शन की, कि व्हेन वेव्स इंटर फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, दे बेंड अवे स्लाइटली फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, तो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या कर जाते हैं, बेंड कर जाते हैं। ठीक है, मुड़ जाते हैं ड्यू टू चेंज इन स्पीड होता। और द सच बेंडिंग ऑफ वेव्स, तो इनका ये मुड़ना ही बेसिकली ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन।